हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हमारा हिंदी के 7 डे चैलेंज की ये आज चौथी क्लास है। ऑलरेडी 3 क्लास पहले हो चुकी है। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। लेखक परिचय की क्लास हो गई, गद्य खंड के हमने प्रश्न उत्तर समझे थे, और साथ ही साथ हमने कृतिका भाग 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज की हमारी चौथी क्लास है कवि परिचय की। रेगुलर एक क्लास मॉर्निंग में 9 बजे और एक क्लास इवनिंग में 8 o'clock लगती है। क्लासेस को बिल्कुल आप अटेंड करें, और 7 दिन में जितना आपको करा जा रहा है इतना ही कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाएं। आइए आगे बढ़ते हैं कवि परिचय के ऊपर। तो कवि परिचय की अगर हम बात करें तो हमारे 6 कवि टोटल पार्ट के अंदर 6 कविताएं हैं। तो उनके एक एक कवि के बारे में हम उनकी काव्यगत विशेषताएं समझेंगे। कवि परिचय के अंदर हमें दो प्रकार की चीजें लिखनी होती है, एक तो रचनाएं लिखनी होती है और उनकी काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं दो भाग में बटी होती है, भाव पक्ष और कला पक्ष में। तो आइए करते हैं सबसे पहले शुरुआत हम तुलसीदास जी की। ये सबसे ज्यादा आसान होता है कि तुलसीदास जी सूरदास जी का सबको आता है। कवि की बात करें तुलसीदास जी, इनकी दो मुख्य रचनाएं तो रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका और रामचरितमानस तो काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी आती है ये। काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो तुलसीदास जी की रचनाएं मुख्य रूप से दास्य भक्ति की भाव प्रमुख है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी अपने आप को दास मानते थे भगवान प्रभु श्री राम का। भावनाओं में संतुलन और सात्विकता की प्रधानता है। उनका उद्देश्य समाज और धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना है। देखो, सिंपल सी हम देखते हैं, तुलसीदास जी ने क्या लिखा, रामचरितमानस लिखी, वो क्या कहती है, पूरे समाज को आज धार्मिक और नैतिक शिक्षा का क्या बन गई है, केंद्र बन गई है। कला पक्ष की अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी की जो भाषा है वो ब्रज और अवधी भाषा है। दोहा, चौपाई, सवैया, हरिगीति का छंद, इनका इन्होंने विशेष रूप से प्रयोग करा है। और इसी से कई बार एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि रामचरितमानस में कौन सा प्रमुख छंद है, तो चौपाई छंद है। साहित्य में स्थान की बात करें, तुलसीदास जी का साहित्य में विशिष्ट स्थान है। साहित्य में स्थान आपको ज्यादा बड़ा बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं है। चल, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूरदास जी। सूरदास जी की काव्यगत विशेषताओं की बात करें हम तो दो रचनाएं, सुरसागर, सुरसारावली, ये दो रचनाएं जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। देखो, स स से आप याद रख सकते हैं। काव्य विशेषताओं की बात करें तो जिस प्रकार से तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के भक्त थे, सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। तो सूरदास जी की रचनाओं में कृष्ण भक्ति, वात्सल्य भाव, श्रृंगार रस और करुणा रस गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इन्होंने राधा कृष्ण की बाल लीलाओं का जीवंत चित्रण करा है, जिससे उनकी रचनाएं भावनात्मक और हृदय स्पर्शी बन जाती है। कृष्ण जी की बाल लीलाओं का चित्रण इन्होंने बखूबी बहुत अच्छा करा है, एकदम हृदय स्पर्शी। कला पक्ष की अगर हम बात करें तो इनकी भाषा भी ब्रज भाषा में होती है, जो सरल है, मधुर है और भावनात्मक है। साथ ही इन्होंने उपमा, अनुप्रास, रूपक जैसे अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग करा है, और दोहा और चौपाई से छंदों का प्रयोग करके काव्य को एकदम संगीतमय बना दिया है। कि इनके जो काव्य है एकदम गाकर सुनाते हैं। सूरदास जी जो हिंदी साहित्य काश के सूर्य है, और साहित्य में इनका एकदम विशिष्ट स्थान है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम जयशंकर प्रसाद की ओर। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आंसू, झरना, लहर। अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो मानवता और संस्कृति का इन्होंने काफी अच्छा मेल करा है, और इनके सारी काव्य रचनाओं में आपको इसकी गहन आस्था देखने को झलकती है। प्रसाद जी की कविताओं में राष्ट्रीयता की बात करें, रहस्यवाद की बात करें, मानवता की बात करें, प्रकृति के चित्रण की बात करें, करुणा, प्रेम, ये सब प्रमुख रूप से देखने को हमें मिलते हैं। कला पक्ष की बात करें तो कला पक्ष में इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करा है। सवैया, कवित्व एवं अतुकांत छंद का प्रयोग भी इन्होंने करा है। साहित्य में स्थान छायावाद के जनक है ये बहुत प्रमुख है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है छायावाद के जनक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में इनका विशेष स्थान है। जो भी बच्चे चैनल में फर्स्ट टाइम है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और पेपर तक आपको रोज 9 बजे मॉर्निंग में और इवनिंग में 8 बजे एक क्लास लगेगी। जो मटेरियल आपको पूरा इतना व्यवस्थित मटेरियल मिलेगा कि आपका पूरा पेपर 75 to 75 नंबर आएंगे। ऑब्जेक्टिव से लेके क्वेश्चन आंसर से लेके सारी चीजें, ग्रामर, सारी चीजें पढ़ेंगे हम। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको प्रिंट निकलवा कर याद भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ हम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी, ठीक है। तो इनकी जो रचना है वो है अनामिका, गीतिका, परिमल। भाव पक्ष की बात करें तो निराला जी की कविताओं में विशेष रूप से मानवता, समाज सुधार, व्यक्तिगत दुख, भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी श्रद्धा की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। काव्य में जो भावनाएं ये व्यक्त होती है वे अत्यंत संवेदनशील होती है, वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है, सत्य घटनाओं पर अधिकतम आधारित होती है।
छंदबद्ध कविताओं का इन्होंने लयबद्ध कविता और मुक्त काव्य का अधिक प्रयोग करा है। देखो, एक कविता होती है छंदबद्ध और एक होती है लयबद्धता। लयबद्धता मतलब इसको गाकर हम बड़े अच्छे से सुना सकते हैं, इसको सुनने में पढ़ने में हमें एकदम आनंद की अनुभूति होती है। मुक्त काव्य का इन्होंने बहुत अधिक प्रयोग करा है। निराला जी की अगर हम भाषा की बात करें, एकदम सशक्त है, प्रभावी और बहुत सरल भाषा है, और इनके अंदर एक गहरी अर्थव्यवस्था होती है। हिंदी साहित्य में ये छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में से एक है। नागार्जुन जी की काव्यगत विशेषताएं और इनकी बिंदुओं के आधार पर हम लिखते हैं। तो नागार्जुन जी की बात करें तो उनकी रचना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था। कोई भी दो आप याद कर सकते हैं। एक चाहे तो आपके जो बुक की पार्ट है वो भी आप लिख सकते हैं। काव्यगत विशेषताओं की हम बात करें तो इन्होंने शोषितों के प्रति सहानुभूति दी है और शोषण के प्रति विद्रोह करा है। जो भी व्यक्ति शोषण करता है उसके प्रति इन्होंने विद्रोह करा है, और जो भी व्यक्ति शोषित हो रहा है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके साथ अब सहानुभूति बताई है। प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीयता का पूर्ण। राष्ट्रीयता इनके अंदर कूट के भरती, और इनके अधिकतम जो भी काव्य शैली होती थी उसके अंदर हमें राष्ट्रीयता देखने को मिलती थी, राष्ट्रपति अच्छी भावना देखने को मिलती थी। बोलचाल में वैसे खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, और अलंकार को स्वाभाविक प्रयोग, छंदबद्ध हुए, छंदमुक्त, दोनों प्रकार के काव्य का इन्होंने प्रयोग करा है। मतलब छंद वाले भी और बगैर छंद वाले भी। आधुनिक हिंदी काव्यों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। मंगलेश डबराल अंतिम कवि है हमारे। 6 कवि में से आपको कोई 5 कवि बहुत अच्छे से याद करने हैं। 5 कवि आपने याद कर लिया, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एक और में आएगा, ध्यान रखो। और एक प्रश्न इनमें से गारंटेड आएगा। रचनाओं की बात करें तो पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। भाव पक्ष की बात करें तो मानवता के पोषक तथा हितैषी कवि है। मतलब भैया मानवता को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा काम करा है। सामंती विचारों के प्रति स्पष्ट प्रतिकार है इनका। कला पक्ष में अगर हम देखें तो तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का प्रयोग करा है इन्होंने, मुहावरे और कई सारी लोकोक्तियों का प्रयोग भी करा है। इनकी भाषा एकदम कसावट रहती है, अतिरिक्त अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का शब्दों का प्रयोग करते ही है। साहित्य में अगर हम बात करें स्थान में, तो पूंजीवाद और सांप्रदायिकता के ये काफी ज्यादा विरोध में है, और इनके खिलाफ इन्होंने काफी ज्यादा आवाज उठाई है। और पूंजीवाद और सांप्रदायिकता के विरुद्ध आवाज उठाने वाले रचनाकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉपी पेस्ट कोचिंग सेंटर के मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप फ्री मटेरियल में जाएंगे। फ्री मटेरियल में आपको हिंदी 10th करके एक फोल्डर मिलेगा, जिसमें आपको हिंदी का प्रॉपर पूरा मटेरियल मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं, इसकी पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देके रखी है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे क्लास की प्रॉपर अपडेट मिलती रहे और पूरा मटेरियल आप तक पहुंच पाए। और डिस्क्रिप्शन में जाके कॉपी ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड बाय टू ऑल, जय श्री कृष्णा।